अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फ़हीम और आज का हमारा टॉपिक है वर्क फ़ोर्स प्लानिंग। तो चले आइए हम देखते हैं वर्क फ़ोर्स प्लानिंग क्या चीज़ होती है। वर्क फ़ोर्स प्लानिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें ऑर्गेनाइज़ेशन अपने करंट फ्यूचर नीड्स के मुताबिक एम्प्लॉई की तादाद, स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को पहचान कर उनको तैयार करते हैं। ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन के मकासद और गोल्स के मुताबिक तजवीज़ात बनाता है ताकि वो अपनी रिसोर्सेज को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकें। मतलब कि वर्कफोर्स प्लानिंग एक चीज़ है जिसमें मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो उनसे एम्प्लॉय होते हैं उसमें मतलब कि स्किल कैपेबिलिटीज़ और मतलब कि कैपेबिलिटीज़ और उनके उनके स्किल के मुताबिक उनको तैयार करता है ताकि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हों। तो इसके चंद मतलब के की पॉइंट्स हैं वर्कफोर्स के जो हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। इसके जो फर्स्ट वन पॉइंट है उसका नाम है अलाइनमेंट विद गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो आइए हम देखते हैं अलाइनमेंट विद गोल्स एंड स्ट्रेटजीज क्या चीज़ होती है, हम इसको देखते हैं। वर्कफोर्स प्लानिंग का पहला कदम है ऑर्गेनाइजेशन के मुनफिक होने, मतलब कि ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय की तादाद और स्किल्स कंपनी के मकसद के मुताबिक हो। मतलब कि अलाइनमेंट विद गोल्स एंड स्ट्रेटजीज में यह आ जाता है मतलब कि एम्प्लॉय की जो होती हैं एम्प्लॉय की तादाद और स्किल्स वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के मुताबिक हो। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए वो उसके मुताबिक उनकी जो होती है मतलब कि बाउंड्रीज होती हैं उनके मुताबिक हो। आगे सेकंड पॉइंट आ जाता है असाइनमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। असाइनमेंट रिक्वायरमेंट में आ जाता है मतलब कि वर्कफोर्स प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन को अपनी करंट वर्कफोर्स की तफसीलात से लेकर फ्यूचर रिक्वायरमेंट का जायजा लेना होता है। इसमें शामिल होता है इसमें शामिल होता है करंट वर्कफोर्स की तादाद, स्किल्स रिक्वायरमेंट और प्रमोशन का हिसाब। मतलब कि असाइनमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट में शामिल होता है ये चीज़ें शामिल होती हैं कि मतलब कि वर्कफोर्स की तादाद शामिल होती है, स्किल्स शामिल होती हैं एक एम्प्लॉय की और उसकी प्रमोशन का हिसाब किताब, मतलब कि उसकी प्रमोशन कब करनी है कंपनी में और उसकी मतलब कि स्किल्स को कब देखना और उसकी रिक्वायरमेंट तरीके जो और रिटायरमेंट होगी उसको मतलब कि वो डेट इशू करनी है कि कब उसको ये मतलब कंपनी से मतलब कि उसको एक्सपायर करना है। इसका थर्ड वन पॉइंट आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। वर्कफोर्स में स्किल्स इन्वेंट्री है हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के स्किल्स की डेटाबेस तैयार करना चाहिए जिस स्किल्स इन्वेंट्री कहते हैं। ये डेटाबेस उन लोगों की स्किल्स, सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन को रिकॉर्ड करता है। मतलब कि स्किल्स इन्वेंटरी में यही आ जाता है मतलब कि ये लोगों का डेटाबेस मतलब कि उनको डेटाबेस सेव करता है। सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट्स जो होते हैं एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं और सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन को रिकॉर्ड करता है। मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय का जो सर्टिफिकेट है, स्किल्स हैं और उसका जो है क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन, वो है ना कंपनी अपने डेटाबेस में अपने मतलब कि कंप्यूटिंग सिस्टम में वो उसको सेव करती है स्किल्स इन्वेंटरी। तो इसमें आगे फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये चीज़ आ जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि किसी तरह की स्किल और टैलेंट की ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम और डेवलपमेंट एक्टिविटी शुरू कराते हैं। इसमें एम्प्लॉय अपने काम में बेहतरीन हो सकता है। मतलब कि जब किसी कंपनी को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये रहता है जब किसी कंपनी को पता चलता है कि उसका एम्प्लॉय मतलब कि सही तरह से मतलब डेवलप नहीं है, उसके अंदर मतलब कि जो अपनी स्किल्स हैं वो उसको सही तरह डेवलप नहीं कर पा रहा और वो अपना 100% नहीं दे पा रहा एक इंडस्ट्री में और ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो ऑर्गेनाइजेशन फिर एक मतलब कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करती है जिसमें एम्प्लॉय को सिखाया जाता है, उनके स्किल्स सिखाए जाते हैं और उनकी जो स्किल्स हैं उनको मतलब कि इम्प्रूव किया जाता है और उनकी डेवलपमेंट की जाती है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये चीज़ आ जाती है। आगे सिक्स वन पॉइंट है रिक्वायरमेंट और हायरिंग स्ट्रेटजीज। इसमें वर्कफोर्स प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन अपने नीड्स के मुताबिक रिक्वायरमेंट और हायरिंग स्ट्रेटजीज तय करते हैं। इसमें एक्सटर्नल हायरिंग के जरिए भी ज़रूरत को पूरा किया जाता है। मतलब कि रिक्वायरमेंट और हायरिंग स्ट्रेटजीज में यह आता है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक हायरिंग की जाती है। एम्प्लॉय की हायरिंग की जाती है उसमें मतलब कि एक तो इंटरनल हायरिंग होती है और एक एक्सटर्नल हायरिंग होती है। तो इसमें मतलब कि एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल हायरिंग भी करती है। आगे सेवंथ वन पॉइंट आ जाता है रिटेंटेशन स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनाइजेशन को अपने टैलेंटेड एम्प्लॉय को महफूज रखने के लिए रिटेंटेशन स्ट्रेटजी तय करनी चाहिए। ये इंक्लूड कर सकती हैं प्रमोशन, बेनिफिट्स और वर्क फोर्स लाइफ बैलेंस का तजवीज़।
मतलब कि जो एक मतलब कि रिटेंडेशन स्ट्रैटेजीज में यह रहता है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनके लिए मतलब कि मुख्तलिफ इकसाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स और प्रमोशन तय करते हैं, जिसमें एम्प्लॉय को उनकी प्रमोशन दी जाए, उनको बेनिफिट्स दिए जाए, उनको मतलब कि मेडिकल दिया जाए फ्री, ताकि एम्प्लॉय कहीं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव ना कर सके। और इसमें लास्ट वन पॉइंट आ जाता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग का हिस्सा ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, ताकि उनकी कैपेबिलिटीज को बरकरार रखा जा सके। ओवरऑल वर्कफोर्स प्लानिंग एक मुनफसाना तरीका और प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय और उनके मकसद के मुताबिक तैयार करते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को हासिल करने में आसानी होती है और अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग में यही आ जाता है कि मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी मतलब कि देखभाल करते हैं और उनको मतलब कि मॉनिटर करते हैं। हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन को। ऑप्टिमाइजेशन वर्कफोर्स में ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है किसी चीज़ को बेहतरीन, एफिशिएंट या ज़्यादा फायदेमंद बनाने का प्रोसेस। जब जब आप किसी सिस्टम, प्रोसेस या रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि इस इस्तेमाल के परफॉर्मेंस बेहतर हो। मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन में यह आ जाता है कि हम किसी भी प्रोसेस रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको मतलब कि इस्तेमाल बनाया जा सके, मतलब कि उसको आसान बनाया जा सके। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आगे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चले हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें फर्स्ट वन पॉइंट पॉइंट इसका आ जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में है ऑप्टिमाइजेशन मकसद किसी सिस्टम या प्रोसेस को फ़ायदेमंद बनाना। इस तरीके इस इसका तरीका ये होता है कि किसी काम, रिसोर्स इस्तेमाल करके ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जा सके। मतलब कि एफिशिएंसी में ये आता है, मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी काम में थोड़ा टाइम लगा के उसमें मतलब कि उससे थोड़े टाइम में ज़्यादा आउटपुट लिया जाए। एफिशिएंसी में ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद सेकंड वन पॉइंट है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में ये है कि ऑप्टिमाइजेशन में रिसोर्सेज मैनेजमेंट को बड़ा बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये देखता है कि किस तरह से टाइम, मैन पावर और फाइनेंशियल रिसोर्स को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मतलब कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये देखा जा सकता है, मतलब कि बहुत बड़े हिस्से को मतलब कि जो टाइम सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसमें मेन पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मतलब कि थोड़े टाइम में इन दोनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये आता है, मतलब कि जो जितनी भी हमारी रिसोर्सेज होती हैं उनको मतलब कि थोड़े टाइम में अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये आ जाता है। और थर्ड वन पॉइंट पॉइंट है टाइम सेविंग। जब कोई सिस्टम या प्रोसेस ऑप्टिमाइज होता है तो इस वक्त की इसमें वक्त की बचत होती है। इससे कम कम और तेज तौर पर पूरा काम किया जा सकता है, जिसमें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। मतलब कि टाइम सेविंग में यह रहता है, मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका जो ओनर होता है, इंडस्ट्री का ओनर, ऑर्गेनाइजेशन का ओनर, वो यही चाहेगा मतलब कि थोड़े टाइम में उससे ज़्यादा आउटपुट हासिल हो, मतलब कि वो टाइम सेविंग हो। तो इसमें ये टाइम सेविंग में ये चीज़ आ जाती है। आगे फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन का मकसद खर्चों में कमी लाना है। इसमें ये होता है, इसमें ये किया जा सकता है कि कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से काम करने से खर्चों में कमी इस्तेमाल की जाएगी। मतलब कम खर्चे, मतलब कि कॉस्ट रिडक्शन में ये आ जाता है, मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री का वो जो ओनर होता है ये चाहेगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एम्प्लॉय पे और मेरे ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मेरा कम से कम कॉस्ट आए और मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और उससे मैं ज़्यादा आउटपुट ले सकूँ, ज़्यादा आउटपुट मनी ले सकूँ और जो उसका मुनाफा है मुझे ज़्यादा मिले। इम्प्रूव्ड आ गया फिफ्थ वन, इसका पॉइंट आ जाता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी में ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन में उसकी जो मतलब की होती है प्रोडक्ट होती है और जो एम्प्लॉय होते हैं और जो रिसोर्सेज होती हैं और जो उनकी आउटपुट स्टैंडर्ड्स भी बड़े हो जाते हैं। मतलब कि जो इम्प्रूव क्वालिटी में ये चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट की हमने वो क्वालिटी इम्प्रूव करनी है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी और बेहतर हो, और वो मतलब कि
एक कस्टमर को अपनी तरफ मतलब कि रुजू करें और वो कस्टमर उस पे मतलब कि वो हो जाए मतलब कि ताकि वो उसको बाय कर सके। आगे फिर 6 वन पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम को लॉन्च भी लालच भी देती है ये, यानी कि सिस्टम आसानी से अडॉप्ट हो सके। 7 वन पॉइंट आ जाता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ऑप्टिमाइजेशन एक मुसलसल बेहतरी का हिस्सा है। इसमें मकसद हमेशा यही होता है कि किसी भी सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में यही आ जाता है कि मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कि हमेशा किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और उसकी जो स्किल डेवलपमेंट है, जो एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं और जो उसकी मतलब कि मुख्तलिफ शोबों में जो उसकी वो महारत है मतलब कि उनको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और उनको इम्प्रूव किया जा सके। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में यही चीज़ आ जाती है। उस पर आगे हमारा लास्ट वन पॉइंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन का तरीका ये तरीका का सारा ये भी देखता है कि किसी सिस्टम या प्रोसेस का माहौल पर क्या असर हो रहा है। मतलब इसका मकसद ये है कि किसी भी काम को करने में माहौल को नुकसान ना हो। और मतलब कि इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में यही चीज़ आ जाती है मतलब कि अगर कोई इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉल हो रही है किसी जगह पे, तो ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि उसके मतलब कि उसका ऑर्गेनाइजेशन और उस इंडस्ट्री का माहौल पे कोई इम्पैक्ट ना हो। मतलब कि जो आस-पास गाँव हैं या कोई सिटीज़ हैं मतलब कि उस इंडस्ट्री की वज़ह से या ऑर्गेनाइजेशन की वज़ह से माहौल पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। माहौल ना ख़राब हो मतलब कि जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में आपको पता ही है इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। में ये मतलब कि माहौल बहुत आलूदा हो चुका है जिसकी वजह से मतलब कि हमें मसनूई बारिशें करनी पड़ रही हैं। इतना मतलब कि कॉस्ट आ रही है उस पे। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं कि माहौल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो कहीं किसी जगह पे लगा रहे हो तो सबसे पहले माहौल को देखेंगे इर्द-गिर्द का माहौल उससे ख़राब ना हो। तो आज की वीडियो में यही था। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।